सो स्टूडेंट्स, पिछली 2 पार्ट्स में हमने प्री फॉर्मुलेशन स्टडी देखी, उसमें हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लिया था और सेकंड पार्ट में, और दूसरे जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने व्हाट इज़ द प्री फॉर्मुलेशन स्टडी और उसके बारे में जो भी कुछ था डिटेल में देख लिया था। अगर आपने ये पिछले दोनों पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देखिएगा। तो आज के जो पार्ट 3 है इसमें हम बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्री फॉर्मुलेशन स्टडी। तो इसमें कौन कौन सी ऐसी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो को हमको डिटरमाइन करना रहता है प्री फॉर्मुलेशन स्टडी के अंदर। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं वो केमिकल स्टडीज़ की जो हम प्री फॉर्मुलेशन स्टडी के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। इसमें हमारी जो सबसे पहले दी हुई है स्टडी जो कि हमको करना रहता है, इसमें कुछ लगभग हमारी 5-6 तरीके की जो है कि 7 टाइप की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमको डिस्कस करना रहता है। तो इसमें सबसे पहले हमारी रहेगी दैट इज़ हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, सेकेंड वन रहेगी हमारी ऑक्सीडेशन। क्या ऑक्सीडेशन क्या होता है? ठीक है, थर्ड वन हम देखने होंगे फोटोलाइसिस। ठीक है, फोर्थ नंबर वन इज दैट इज पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन क्या होता है? पॉलीमराइजेशन। ओके, फिफ्थ वन इज रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन क्या होता है? सिक्स वन इज रिडक्शन। तो ये यहीं पे देख सकते हैं हम, सिक्स वन इज रिडक्शन। ठीक है, तो जो है कि इसमें हम हाइड्रोलाइसिस की बात करेंगे, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, फोटोलाइसिस, पॉलीमराइजेशन और रेसिमाइजेशन, ये 6 प्रॉपर्टीज़ को हम इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं डिटेल में। स्टूडेंट, वीडियो जो है कि पूरा डिटेल में रहेगा तो लेंदी हो सकती है, तो वीडियो को पूरा देखिए अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है तो। अदरवाइज़ आप अगर चाहते हो कि थोड़ी सी छोटे में आपको शॉर्ट में बता दिया तो वो आपके जीपेट के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। अगर आप जीपेट के लेवल की चाहते हैं तो इस वीडियो को देखिएगा, ये वीडियो बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए प्रिपरेशन में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे अब हाइड्रोलाइसिस की। फर्स्ट वन पे जो थी हमारी प्रॉपर्टी दैट इज हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस मीन्स क्या होता है दोस्तों? हाइड्रोलाइसिस हमारा 2 वर्ड से मिलकर बना, आप यहाँ पर देख सकते हैं, हाइड्रो प्लस लाइसिस। हाइड्रो का मीन्स होता है वाटर और लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। ठीक है, ये तो आपको पता होगा, बेसिक सी चीज़ है। हाइड्रो मतलब वाटर, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। मतलब क्या हुआ कि वाटर का ब्रेक डाउन। तो वाटर के ब्रेक डाउन की वजह से क्या हो सकता है स्टूडेंट्स? तो ये वाटर का, जब ये वाटर के मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन होता है ना, इसमें क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, इसमें वाटर के मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन होता है। जो ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल होता है वाटर के, वो हमारी मेन ड्रग के ऊपर जाकर अटैक करते हैं। न्यूक्लियोफाइलिक जो होता है अटैक, वो हमारी ड्रग पे हो जाता है, जिसको हम हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। ये इसमें क्या होता है, 2 तरह की कंडीशन होती है दोस्तों। अगर वाटर की वजह से जो कि वाटर के मॉलिक्यूल, वाटर का जो मॉलिक्यूल हैं उनकी वजह से अगर अटैक होता है हमारी ड्रग पर, तो इसको हम बोलेंगे हाइड्रोलाइसिस, है ना। मतलब हाइड्रोलाइसिस हुआ है, ड्रग वाटर की वजह से ड्रग खराब हुई है। बट अगर सॉल्वेंट की वजह से, सॉल्वेंट अगर हाइड्रोलाइज होके सॉल्वेंट का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है ना, इसमें सॉल्वेंट द्वारा न्यूक्लियोफिलिक अटैक अगर हमारी ड्रग के ऊपर होता है, तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे? दैट इज सोल्वोलाइसिस, क्योंकि इसमें सॉल्वेंट की वजह से हमारी ड्रग खराब हो रही है, तो इसको बोलेंगे हम सोल्वोलाइसिस। तो ये 2 कंडीशन होती है। तो चलिए बात करेंगे किन किन कंडीशंस की वजह से हमारी हाइड्रोलाइसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम इनमें बात करेंगे कंडीशंस दैट कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस, जिनकी जो हमारी हाइड्रोलाइसिस को बढ़ावा करती है ना, कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस। तो ऐसी कौन कौन सी कंडीशन हैं जो कि हमारे हाइड्रोलाइसिस को करवा सकती हैं? तो सबसे पहले देखी जाए तो क्या हो सकती है? प्रेजेंस ऑफ O-, प्रेजेंस ऑफ OH-, है ना, आयन। क्योंकि देखो जब वाटर का ब्रेक डाउन होता है H2O का, तो ये हमारा H+ और OH- में ब्रेक डाउन होता है। तो ये वाला जो होता है ना, ये हमारी ड्रग पे जाके अटैक करता हो। अगर प्रेजेंस है OH- अगर प्रेजेंट है तो ये हाइड्रोलाइज करवा सकता है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है हमारी?
दूसरी हो सकती है हमारी प्रेजेंस ऑफ किसकी, हाइड्राइड एटम की। हाइड्राइड एटम मतलब H की, H माइनस की। अगर हाइड्राइड एटम भी प्रेजेंट है तो ये भी हमारा करवा सकता है हाइड्रोलाइसिस। थर्ड वन कंडीशन क्या हो सकती है, अगर देखा जाए तो दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, हीट। ज़्यादा हीट की वजह से भी क्या होता है कि वाटर के मॉलिक्यूल ब्रेक हो, मतलब वो ब्रेक होते हैं H+ और H- के अंदर। तो अगर ज़्यादा हीट है तो भी हाइड्रोलाइज हो सकती है। लाइट की वजह से भी हो सकता है, लाइट का इसका वजह से डिग्रेडेशन को हम क्या फोटोलाइसिस बोलते हैं, जिसको हम अभी देखने वाले हैं। तो फोटोलाइसिस में भी ये क्या हो सकता है, हाइड्रोलाइसिस की प्रॉब्लम देखी जा सकती है। ठीक है। और एक और कंडीशंस क्या हो सकती है, उसमें हो सकती है हाई ड्रग कंसंट्रेशन। ड्रग की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा हुई तो भी हाइड्रोलाइसिस की प्रॉब्लम हो सकती है, हाई ड्रग कंसंट्रेशन। ठीक है, ये इतनी सारी कुछ ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से हाइड्रोलाइसिस हो सकता है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा हाइड्रोलाइसिस की। अगर हम हाइड्रोलाइसिस से बचने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हम हाइड्रोलाइसिस को से ऐसा चाहें कि हमारी ड्रग में हाइड्रोलाइसिस ना हो, तो उसके लिए हम कौन कौन सी मतलब क्या क्या जो है कि मेथड या टेक्निक हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट वन कर सकते हैं पीएच एडजस्टमेंट। अगर हम पीएच का एडजस्टमेंट कर दें बफर के थ्रू, तो ये क्या होगा, मोस्ट ऑफ ड्रग आर विच आर वीकली एसिड होती है ना, मोस्ट ऑफ ड्रग आर वीकली एसिड या फिर वीकली बेस, क्योंकि जो भी ड्रग्स होती है वो वीकली एसिड या वीकली बेस ही होती है नेचर में। तो इनका क्या पीएच अगर हम एडजस्ट करते हैं तो इनके डिग्रेड होने का चांस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम दूसरा हम क्या कर सकते हैं, एडिशन ऑफ सर्फेक्टेंट। एडिशन ऑफ सर्फेक्टेंट, हम सर्फेक्टेंट को यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, ऐसे सर्फेक्टेंट जो कि टॉक्सिक ना हो हमारे लिए। तो हमारी फॉर्मुलेशन में अगर हम सर्फेक्टेंट ऐड कर देंगे तो भी हम जो है कि इस हाइड्रोलाइसिस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। सर्फेक्टेंट में हमारे एनाइनिक, कैटाइनिक एंड नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट जो हम यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से, एनाइनिक सर्फेक्टेंट कर सकते हैं हम, उसके अलावा कैटाइनिक भी कर सकते हैं, कैटाइनिक और नॉन आयनिक भी कर सकते हैं इसमें। ठीक है, हम यूज़ करते ही हैं, इसलिए ड्रग को स्टेबलाइज करने के लिए और सरफेस टेंशन को भी रिड्यूस होती है इससे। ठीक है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, दो हमने देख लिए, थर्ड वन हम कर सकते हैं इसमें, दैट इज़ सोल्ट ऑफ ईस्टर यूज़ कर सकते हैं, है ना। क्या कर सकते हैं, सोल्ट ऑफ ईस्टर के हम सोल्ट को हम यूज़ कर लेंगे। और क्या कर सकते हैं हम, जैसे कि हमने ऊपर देखा हीट की वजह से होता है, तो हम इसको थर्ड वन इसको स्टोर कर सकते हैं हम कोल्ड प्लेस या कूल प्लेस, जैसा भी कूल प्लेसेस पे, अगर हमारी ड्रग हीट सेंसिटिव है तो। उसके अलावा हम क्या कॉम्प्लेक्स सेंसिंग एजेंट भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, है ना, यूजिंग कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। तो हम कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट भी इसको यूज़ करके, लाइक एग्जांपल के लिए EDTA को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा हाइड्रोलाइसिस। चलिए अब सेकंड जो हमारी थी वो थी हमारी ऑक्सीडेशन की प्रॉब्लम। ठीक है, सेकंड प्रॉब्लम क्या थी हमारी, ऑक्सीडेशन। तो चलिए उसको देख ले। हाइड्रोलाइसिस आपको समझ में आ गया क्या होता है, किस तरह से होता है, किन किन कारणों की वजह से ये बढ़ सकता है और किस तरह से हम इसको बचा सकते हैं। सो सेकेंड वन इज आवर ऑक्सीडेशन। अब देखेंगे ऑक्सीडेशन क्या होता है। ठीक है, चलिए ऑक्सीडेशन की बात कर लेते हैं। तो ये आपने पढ़ा ही होगा दैट ऑक्सीडेशन इज अ गेन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, है ना। अगर ऑक्सीजन कहीं पर आकर जुड़ता है तो उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन मीन्स गेन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ये तो सिंपल सी हो गई है ना। इसके अलावा दूसरी कंडीशन भी होती है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो नोन एज सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, अगर हमारी ऑक्सीडेशन ऐड हो रही है, गेन हो रही है, तो भी ऑक्सीडेशन रहेगा, और हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है तो भी ऑक्सीडेशन रहेगा। तो ये दो कंडीशन होती है, तीन भी होती है इसमें, इलेक्ट्रॉन की भी रहती है। इसका अपोजिट रिडक्शन होता है। अगर यहाँ पर क्या गेन ऑफ ऑक्सीडेशन, अगर लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो वहाँ पर रिडक्शन कहलाएगा, और अगर गेन ऑफ हाइड्रोजन होगा तो भी रिडक्शन कहलाएगा। तो ये हम अगले जो है कैटेगरी रिडक्शन उसमें देखेंगे। तो अभी आप इतना समझ लीजिए, ऑक्सीडेशन क्या होता है हमारा, गेन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो
कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। ज़्यादा इसमें कंफ्यूज होने की नहीं वो मत करिए। तो ये क्या दो कारणों से हो दो मतलब दो तरीके से ये होता है। एक होता है हमारा ऑटो ऑक्सीडेशन, ठीक है। दूसरा होता है हमारा फ्री रेडिकल चेन प्रोसेस, ठीक है। ये हमारी दो वे में होता है ना, किस किस में, ऑटो ऑक्सीडेशन और फ्री रेडिकल चेन प्रोसेस के थ्रू। चलिए अब बात करेंगे, इस तरह से हमारे दो वे में ऑक्सीडेशन होता है। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो कि ऑक्सीडेशन को कैटालाइज करें। तो फंक्शनल ग्रुप्स दैट कैटालाइज ऑक्सीडेशन। तो ऐसे कौन कौन से ग्रुप होते हैं जो कि ऑक्सीडेशन को कैटालाइज करते हैं। तो इसमें होते हैं हमारे एल्कीन्स, एमीन्स, सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड जो होते हैं ये हमारे कैटालाइज करते हैं ऑक्सीडेशन को। और इसके अलावा जैसे इनके एग्जांपल की अगर बात करें तो लाइक टोलुइन है ना, इसके बाद हमारे फिनोल, एनिसोल, ETC, ऐसे जो होते हैं एल्कीन एमीन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड जो होते हैं वो हमारे ऐसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो कि हमारे ऑक्सीडेशन को कैटालाइज करेंगे, ठीक है। इसके बाद चलिए और क्या क्या होते हैं, दैट ऑल्सो ईस्टर, ठीक है। उसके बाद थायोईस्टर, ये भी हमारे ऑक्सीडेशन को कैटालाइज करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे अब इसके अलावा भी और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि ऑक्सीडेशन को अफेक्ट करेंगे। तो फैक्टर्स दैट अफेक्ट ऑक्सीडेशन, ओके, दैट अफेक्ट्स ऑक्सीडेशन। तो और उसके अलावा भी और होते हैं, जैसे कि उसमें हमने देखा था हाइड्रोलाइसिस में हीट, लाइट, ओके, हीट लाइट टेम्परेचर के अंदर होगा लाइक हैवी मेटल्स, ठीक है। ये भी हमारे उसके ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, हैवी मेटल जो कि उसको अफेक्ट करेंगे। उसके अलावा भी हाइड्रेट एंड हाइड्रोक्सिल आयन जो कि H+, H-, ये सब OH, ये सब आयंस भी जो कि ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अब ऐसी चलिए, ठीक है। तो ये हो गए हमारे फैक्टर जो कि हमारे ऑक्सीडेशन को अफेक्ट करेंगे। तो चलिए अब बात करेंगे कि हम ऑक्सीडेशन को कैसे कम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं प्रिवेंशन की, किस तरह से हम ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन ऑफ ऑक्सीडेशन, किस तरह से हम इसको प्रिवेंट करेंगे। सो प्रिवेंशन ऑफ ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो किस किस तरह से कर सकते हैं हम। सबसे पहले हम बात करेंगे रिड्यूसिंग ऑक्सीजन कंटेंट, ठीक है। हम इसमें क्या ऑक्सीजन कंटेंट्स को रिड्यूस कर सकते हैं। सो रिड्यूसिंग ऑक्सीजन कंटेंट, क्योंकि ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए ऑक्सीजन कंटेंट को कम करेंगे। उसके बाद दूसरा कर सकते हैं हम कि स्टोर कर सकते हैं इनको, स्टोर इन डार्क एंड कूल कंडीशन, ठीक है। डार्क एंड कूल कंडीशन, कूल प्लेसेस पे हम रख सकते हैं। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट डाल सकते हैं हम उसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देख सकते हैं एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट यूज़ कर सकते हैं हम। इसमें भी हमारे कौन कौन से कर सकते हैं हम, ये हमारे दो तरीके के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, वाटर सोल्यूबल एंड क्या ऑयल सोल्यूबल। तो चलिए वो भी देख लेते हैं थोड़े से। तो दो तरीके के ये हमारे रहेंगे, सबसे पहले रहेगा ऑयल सोल्यूबल एंटीऑक्सीडेंट एंड वाटर सोल्यूबल। तो ऑयल सोल्यूबल में हमारे कौन कौन से आएंगे, BHA एंड BHT, ओके। उसके अलावा वाटर सोल्यूबल में हमारे एस्कॉर्बिक एसिड मतलब विटामिन C, है ना। देन उसके बाद हमारा रहेगा SMT, ओके, दैट इज सोडियम मेटाबिसल्फाइड थायोग्लिसराइड। तो ये हमारे दो तरीके के रहते हैं क्या, एंटी ऑक्सीडेंट, ठीक है। चलिए उसके बाद और क्या कर सकते हैं हम इसमें हम कर सकते हैं चिलेटिंग एजेंट को भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक ADT, सिट्रिक एसिड। तो क्या कर सकते हैं हम, एडिशन ऑफ चिलेटिंग एजेंट,
ठीक है। चिलेटिंग एजेंट को हम यूज़ कर सकते हैं, एग्जाम्पल आप जानते हैं, एग्जाम्पल के लिए दैट EDTA और क्या और बताया था, सिट्रिक एसिड, ठीक है। और एडजस्टमेंट और pH ये भी हम एक कर सकते हैं इसमें, एडजस्टमेंट ऑफ pH। तो इतनी सारी जो चीज़ें हैं जो प्रिवेंशन से हम जो कि ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये होगा हमारा ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो चलिए अब बात करें हम हमारी थर्ड जो प्रॉपर्टी थी, दैट इज क्या थी, फोटोलाइसिस। ये हमारा फोटोलाइसिस क्या होता है, फोटो मतलब लाइट, दो वर्ड से मिलकर बना है, आप आसानी से समझते हो। लाइसिस मतलब वही ब्रेक डाउन। तो लाइट की वजह से हमारी ड्रग का ब्रेक डाउन कहलाता है फोटोलाइसिस। फोटो मीन्स फोटोन, फोटोन मतलब लाइट, और लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने उसमें देखा होगा यूवी की वजह से, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो लाइट आती है हमारी, यूवी लाइट किसी भी कंपाउंड में पड़ती है तो उसमें क्या होता है, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस कंपाउंड के अंदर मॉलिक्यूल के, वो हाई एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं, एक्साइटेड हो गए। तो इसी तरीक़ा की कुछ प्रोसेस इसमें होती है फोटोलाइसिस में। इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन्स लाइट की वजह से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, क्या एब्जॉर्ब करेंगे एनर्जी को, और एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो क्या करेंगे, एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। और क्या होते हैं, एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद वो हो जाते हैं हमारे अनस्टेबल, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि वो उस वजह से जब एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं तो क्या होती है कि वहाँ पे हीट और एनर्जी को भी वो रिलीज़ करेंगे, हीट को भी रिलीज़ करेंगे और एनर्जी भी रिलीज़ करेंगे। एनर्जी को रिलीज़ करेंगे और जब वो कंपाउंड एक्साइट स्टेट से, उसके कंपाउंड के जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से जब ग्राउंड स्टेट में आएंगे, ग्राउंड स्टेट मतलब लाइट के ख़त्म होने के बाद जब एक बार तो एक्साइट होगा, फिर बाद में ग्राउंड स्टेट में भी उनको आना है, मतलब स्टेबल में। तो जब ग्राउंड स्टेट में आते हैं स्टेट के अंदर, तो क्या करते हैं कि पूरी ड्रग को फिर डिकम्पोज कर देते हैं वो। तो उसके बाद क्या होगा, ये पूरी ड्रग को डिकम्पोज कर देंगे, डिकम्पोज द ड्रग। तो इस तरह से क्या होता है कि फोटोलाइसिस की प्रॉब्लम जो है वो हमारी ड्रग को इस तरह से ख़त्म कर देगी। इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी वजह से एक्साइटेड, एनर्जी एब्जॉर्ब करके, उसके बाद एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, अनस्टेबल होंगे, तो जिसकी वजह से क्या, एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद जब वो ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो जो उन्होंने एनर्जी एब्जॉर्ब करी थी तो उसको तो रिलीज़ करेंगे ना कहीं, तो उसको रिलीज़ करेंगे तो हीट और एनर्जी दोनों निकलेगी, जिसकी वजह से हमारी ड्रग डिकम्पोज हो जाती है, ठीक है। तो ये होती है हमारी फोटोलाइसिस। तो ये रीज़न होता है। इसमें क्या रीज़न होते हैं, लाइट के को, हाई लाइट, जहाँ पर लाइट ज़्यादा होगी वहाँ पर ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो अगर हम ऐसे फैक्टर्स की बात करें कि जो कि हमारी फोटोलाइसिस को बढ़ावा दे सकते हैं, तो दैट इज़ लाइट एंड टेम्परेचर ऑल्सो। टेम्परेचर की वजह से भी जो है कि हमारे, वैसे तो क्या फोटोलाइसिस है तो इसमें टेम्परेचर का तो रोल नहीं रहेगा, लाइट का ही मेन रोल रहेगा इसमें। लाइट की वजह से ही ब्रेक डाउन होना है ड्रग का। तो इसको हम किस तरह से बचा सकते हैं, इसमें और अदर फैक्टर की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि नाम से ही लग रहा है फोटोलाइसिस मतलब फोटोन की वजह से ही होगा, ठीक है। तो प्रिवेंशन की अगर इसकी बात करें तो हम इसको किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन में हम क्या कर सकते हैं, इसकी पैकेजिंग अच्छी कर सकते हैं ना। पैकेजिंग में क्या करेंगे, हम सुटेबल पैकेजिंग करेंगे जिसमें कि जो है कि लाइट जो है कि हमारी जो फॉर्मुलेशन के अंदर एंटर ना करे। तो सुटेबल पैकेजिंग करेंगे हम, इसकी पैकेजिंग अच्छी रहेगी। जैसे अंबर कलर की बॉटल्स में ऐसी जो होती है फोटोलाइसिस वाली ड्रग को रखा जाता है जिसमें क्या लाइट अंदर पास नहीं होती है। उसके अलावा क्या करेंगे, ड्रग को लाइट से प्रोटेक्ट करेंगे, है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम रखेंगे इसको स्टोर कहाँ पे करेंगे, डार्क कंडीशन या डार्क प्लेस में रखेंगे, लाइट नहीं पहुंची तो ड्रग भी ख़राब नहीं होगी। या फिर अगर हमारे पास जो है कि टेबलेट है इससे में, तो हम क्या करेंगे, उस पर टेबलेट पर कुछ ऐसी कोटिंग कर देंगे जिसकी वजह से लाइट अंदर ही नहीं जा पाए। तो कोटिंग कर सकते हैं हम टेबलेट्स की, कोटिंग ऑफ टेबलेट फॉर्मुलेशन में। तो हम उसको टेबलेट किससे कर सकते हैं, TiO2 एंड ZnO है ना, जिंक ऑक्साइड। तो इनसे हम उसकी कोटिंग कर देंगे तो जिसकी वजह से लाइट एंटर नहीं करेगी और हमारी ड्रग सेफ रहेगी। तो ये होती है हमारी फोटोलाइसिस, इसको हम इस तरह से बचा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन अब बात करेंगे हमारी जो होगी, फोटोलाइसिस खत्म हो गई, फोर्थ वन पे हमारी थी पॉलीमराइजेशन। ओके, पॉलीमराइजेशन क्या होता है, पॉलीमराइजेशन की बात करेंगे अब। पॉलीमराइजेशन मीन्स, तो इसमें क्या होता है, पॉलीमराइजेशन मतलब पॉली मतलब
बहुत सारे, है ना। पोली मतलब बहुत सारे, जिनको हम बोलते हैं मोर देन वन, है ना। पोली मतलब मोर देन वन, मोर देन वन पोलीमराइजेशन मतलब एक से ज़्यादा जो मोनोमर रहते हैं वो आपस में क्या होते हैं कि रिएक्शन करके पोलीमर बन जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कंटिन्यूस रिएक्शन होती है मॉलिक्यूल के बीच में। इसमें क्या होती है कि कंटिन्यूस रिएक्शन होती है इसमें, है ना। रिएक्शन रहे होगी इसके अंदर, तो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके वो आपस में रिएक्ट करके एक मोनोमर्स से क्या फॉर्म कर लेंगे, मोनोमर्स से वो रिएक्ट करके पॉलीमर बना लेंगे, ठीक है। पॉलीमर्स फॉर्म कर लेंगे। इसकी वजह से जैसे कि क्या होता है, अब ये पॉलीमराइजेशन हो गया, तो हमने ड्रग को मोनोमर रखा था बट पॉलीमर हो गया तो इसका साइज़ बढ़ जाता है। तो ये इस तरह से हमारी ड्रग कोई काम की नहीं रहेगी, फिर इसका साइज़ बढ़ा तो ये ड्रग अंदर एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाएगी। तो ये प्रॉब्लम है हमारी क्या, पॉलीमराइजेशन की। आपको इसमें ज़्यादा कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। पॉलीमराइजेशन मतलब कि जो छोटे छोटे मोनोमर्स होते हैं वो आपस में मिल के पॉलीमर एक बड़ा सा वो एक बना लेते हैं पॉलीमर, है ना। तो ये रहता है हमारा पॉलीमराइजेशन। तो इसमें क्या होती है, ड्रग हमारी एक छोटे छोटे मॉलिक्यूल बन के बड़ा मॉलिक्यूल बना लेती है, इसको बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। रेसिमाइजेशन, अब लास्ट बचा हमारा रेसिमाइजेशन। तो ये क्या होता है रेसिमाइजेशन, चलिए इसको भी देख लेते हो फिर वीडियो को एंड करते हैं। तो फिफ्थ वन इज रेसिमाइजेशन। तो रेसिमाइजेशन समझेंगे इसकी डेफिनेशन को, तो थोड़ा इसको लिख लेते हैं हम। दैट इट इज़, ये क्या होती है, इट इज़ अ इंटर कन्वर्जन। ये क्या होता है, एक इंटर कन्वर्जन होता है। इंटर कन्वर्जन किस किस के बीच का, इंटर कन्वर्जन ऑफ वन आइसोमर। एक आइसोमर का इंटर कन्वर्जन होगा, इंटर कन्वर्जन किसमें, वन आइसोमर टू अनदर आइसोमर। ये होती है हमारी रेसिमाइजेशन। आइसोमर आप समझते हैं कि किसी भी कंपाउंड के दो आइसोमर होते हैं ना। आइसोमर मतलब उनका सेम, उनका केमिकल फॉर्मूला तो सेम रहता है बट जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला रहता है वो डिफरेंट रहता है ना। तो उनको हम बोलते हैं आइसोमर, जैसे कि डी और एल आइसोमर भी होते हैं। तो एग्जांपल के लिए हम देखेंगे कि जो ऐसे कंपाउंड जो उनका जो एक आइसोमर इंटर कन्वर्ट होकर दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट हो जाता है, वो कहलाता है हमारा रेसिमाइजेशन। जिसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से डायरेक्ट हमारी ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक जो एक्टिविटी या प्रॉपर्टी हम बोल सकते हैं, फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी जो होती है वो सीधी अफेक्ट होती है ना। फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी अफेक्ट होती है इसकी वजह से। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में फिर इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी वीडियो। सो फिर मिलते हैं आप अगली वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।